विगत कुछ दिनों से जो एक टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है वह है ताइवान। यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के बाद यूएस और चाइना एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि विश्व एक बार फिर से विश्व युद्ध के समीप आ सकता है। ऐसे में एक यूपीएससी एस्पिरेंट और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट होने के नाते हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम इस टॉपिक से जुड़े सभी पहलुओं पर व्यापक विश्लेषण करें। तो वेलकम टू प्रिंसिपल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम है चित्रांशु पांडे और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है यूएस चाइना टेंशन ओवर ताइवान। ये टॉपिक यूपीएससी एग्जाम के जीएस पेपर 2 को बिलोंग करता है, जिसका पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसके अंतर्गत हम भारत और अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार करते हैं और यूपीएससी इन्हीं संबंधों को लेकर आपसे प्रश्न पूछता है। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे वाई इन न्यूज़, मतलब आज का जो विवाद ये उठकर सामने आ रहा है ये चर्चा में क्यों है, अभी रिसेंट क्या इसमें डेवलपमेंट हुए हैं। इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ताइवान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यूएस चाइना और ताइवान का क्या क्या इनके रिलेशंस रहे हैं। इसके बाद हम एक प्रश्न पर विचार करेंगे और वो है इस ताइवान रियली अ कंट्री, क्या ताइवान खुद एक देश है। इसके बाद हम देखेंगे करंट राउंड ऑफ टेंशंस, क्या अभी जो विवाद ताइवान को लेकर चल रहा है क्या ये सिर्फ और सिर्फ नैन्सी पेलोसी की विजिट पर ही सीमित है या रिसेंटली 1-2 साल के अंदर कुछ और भी चेंजेस हुए हैं इसके चलते ये विवाद सामने आया है। इसके बाद हम व्यापक विश्लेषण करेंगे यूएस और ताइवान के रिलेशन का। ताइवान के बनने के बाद कैसे यूएस ने इसको लेकर क्या क्या नीतियां रही हैं यूएस की, इस पर देखेंगे। इसके बाद इंडिया ताइवान रिलेशन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडिया का इस ताइवान को लेकर क्या अप्रोच रहा है और इस हालिया घटनाक्रम में इंडिया की क्या भूमिका है और या इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वे फॉरवर्ड कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए विश्व को क्या करना चाहिए और इंडिया इसमें क्या क्या कदम उठा सकता है। तो बहुत कुछ है वीडियो में डिस्कस करने के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई इन न्यूज़, जैसा कि आप मेरे लेफ्ट में बनी इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे, इनका नाम है नैन्सी पेलोसी और यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की ये स्पीकर है। ये अब तक का सबसे बड़ा दल है जो यूएस से ताइवान गया है, ये सबसे बड़ा डेलीगेशन है और लगभग 25 वर्षों के बाद यूएस ने इतना बड़ा डेलीगेशन कोई भेजा है ताइवान में। ऐसे में इस विजिट के बाद ताइवान में इस विजिट के बाद जो यूएस और चाइना के बीच टेंशन्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में चाइना ने इसके जवाब में ताइवान के आसपास अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट की है, जिसके चलते संभावना जताई जा रही है कि ये एक्सरसाइज तृतीय विश्व युद्ध का भी आगाज कर सकती है। चाइना, जैसे मैंने आपको बताया, कंडक्टेड लाइव फायर एक्सरसाइजेज इन द एयर स्पेस एंड वाटर्स अराउंड द आइलैंड। तो बेसिकली एक विजिट होती है यूएस से ताइवान की तरफ और इसके चलते यूएस और चाइना में टेंशन बढ़ जाती है और फिर चाइना एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है पिछले कुछ दिनों में, जिसके चलते वर्ल्ड वॉर का खतरा बना हुआ है। तो ये करंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा इंडिया वॉज कीनली वॉचिंग दिस डेवलपमेंट्स। इंडिया फिलहाल इस मुद्दे पर साइलेंट है और वो इन सारे डेवलपमेंट्स को विचार कर रहा है, इन चीज़ों को गहन विश्लेषण कर रहा है। तो ये है टॉपिक कि चर्चा में क्यों है वाई इन न्यूज़। अब आइए हम विचार करते हैं कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। तो बेसिकली जो ताइवान है इसको पहले फार्मोसा आइलैंड के नाम से जाना जाता था, इसको आज भी कुछ लोग फार्मोसा आइलैंड्स के नाम से ही जानते हैं। ये एक टिनी आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है यही ताइवान है। ये जो रेड कलर में आपको पूरा दिख रहा है ये चाइना है। तो इस चाइना के बगल में ही एक छोटा सा कंट्री है, एक छोटा सा आइलैंड है फार्मोसा आइलैंड, इसी का नाम क्या रखा गया है, ताइवान। ये रहा अपना प्यारा इंडिया और ये आपके बांग्लादेश, म्यांमार जैसे कुछ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है और इसमें इट इज अ टीनी आइलैंड ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, चाइना के इस साइड यानी ईस्ट में एक छोटा सा आइलैंड, टिनी आइलैंड है, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम चाइना बाय ताइवान स्ट्रेट। तो इस यूएस इस चाइना और ताइवान के बीच थोड़ा सा आपको इस समुद्री एरिया दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, ताइवान स्ट्रेट। तो चाइना के ईस्ट कोस्ट में एक आइलैंड बना हुआ है ताइवान और इसके बीच के एरिया को ताइवान स्ट्रेट बोलते हैं। अब इसके हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो हमें देखेंगे कि 16वीं सदी तक यानी 16th सेंचुरी तक ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री या इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में काम कर रहा था। इस पर कोई भी किसी भी अन्य कंट्री का कोई भी रूल नहीं था। लेकिन 17th सेंचुरी में
जब सभी यूरोपीय इस एशियन रीजन में आते हैं और एक एक करके सभी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाते हैं, इसी क्रम में जो नीदरलैंड होगा, जिन्हें हम डच नाम से भी जानते हैं, ये इस आइलैंड पर को कैप्चर करते हैं और इनको अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। तो 17वीं सेंचुरी में फर्स्ट टाइम ये आइलैंड किसी के अंडर रूल हुआ और वो थे डच। लेकिन अगले ही सदी ये इससे स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र होने के बाद ये चाइना के अंडर आ गए। तो इस पर काउंटर करके डचों से लेकर ये किसके अंडर आ गया? चाइना के अंडर, नेक्स्ट सेंचुरी 17th में। और इसके बाद जब ये चाइना के अंडर रूल हो रहा था तो 1875 में एक वॉर होता है चाइना और जापान के बीच, जिसका नाम था फर्स्ट सिनो जैपनीज वॉर। इस वॉर में जैपनीज जीतते हैं और जापान की जीत के बाद ये आइलैंड कैप्चर कर लिया जाता है किसके द्वारा? जापान के द्वारा। तो पहले ये एक इंडिपेंडेंट आइलैंड था, इसके बाद 17वीं सेंचुरी में डचों ने इस पर कब्जा किया, उससे किसी तरह स्वतंत्र हुआ तो फिर चाइनीज ने कब्जा कर लिया और चाइनीज से 1875 में फर्स्ट जैपनीज सिनो जैपनीज वॉर में इसको जापान ने जीत लिया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर आया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपको पता होगा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान, इटली और जर्मनी, ये तीनों एक तरफ थे और एक तरफ यूएस और सारी वेस्टर्न कंट्रीज। इस युद्ध में इन तीनों कंट्रीज की हार हुई बुरी तरह से, जापान भी पराजित हुआ और जापान से ये आइलैंड छीन लिया गया मित्र राष्ट्रों द्वारा और इसे वापस सौंप दिया गया किसको? चाइना को। तो ये वापस किसके पास पहुंच गया? चाइना को। चाइना के पास, एक बार रिवाइज कराऊंगा, एक बार ये इंडिपेंडेंट रहा, फिर ये नीदरलैंड के अंडर आया, फिर ये स्वतंत्र हुआ और चाइना के अंडर आया, फिर इसे जापान ने जीत लिया और अंत में फिर से ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसके पास आ गया? चाइना के पास। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के जस्ट बाद ही चाइना में सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई। चाइना में अभी सिविल वॉर चल रहा था। बेसिकली दो पार्टीज वहां पर आपस में संघर्षरत थी चाइना के कोई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। उन पार्टीज में सबसे पहली पार्टी जो थी वो थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, CCP। बेसिकली इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में और सन्यास सेन नामक व्यक्ति ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। बाद में जो आपने जो पढ़ते हैं वो इसको टेक ओवर करते हैं, माओ। लेकिन इसके अलावा एक और पार्टी थी, वो थी रिपब्लिक। चांग काई शेक इसके प्रमुख रहेंगे। तो रिपब्लिक पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों पार्टीज चाइना पर डोमिनेट करना चाहती थी। इसी क्रम में 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और तब से लेकर 1949 तक इन दोनों के बीच टेंशन्स बढ़ती रहती हैं। 1949 में एक सिविल वॉर होता है और सिविल वॉर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है और जो रिपब्लिक्स थे उस कंट्री के, चाइना के, वो सारे भाग कर कहाँ चले जाते हैं? इस टिनी आइलैंड पर, जिसको बोलते हैं हम ताइवान। तो 1949 में 45 में जब चाइना के पास चला गया, उसके बाद 1949 में जो रिपब्लिक्स थे वहाँ के, जो डेमोक्रेटिक रूल में बिलीव करते थे, वो आ गए ताइवान में और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका शासन कहाँ हो गया? पूरे मेनलैंड चाइना पर। तो बेसिकली यहीं से सिचुएशन शुरू होती है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसके बाद से ही लगातार क्लेम कर रही है कि जो ताइवान है ये चाइना का ही मेनलैंड का पार्ट है और इस पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होना चाहिए। जो वर्ल्ड में सिनेरियो बना हुआ था अभी तक 1971 तक, इस ताइवान को ही पूरे वर्ल्ड ने मान रखा था कि यही असली चाइना है, क्योंकि वर्ल्ड में भी डेमोक्रेटिक शासन को ज़्यादा तरजीह दी जाती है वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा। इसके चलते ये माना गया कि ताइवान ही असली चाइना है। लेकिन 1971 में यूएस ने एक पॉलिसी डिक्लेयर की और उसके बाद यूएनओ, जो आपको पता होगा, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इस संगठन ने, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन भी है, 193 कंट्रीज इसके पार्ट हैं, इस संगठन ने 1971 में ताइवान को चाइना मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो चाइना मेनलैंड चाइना है, जिस पर कम्युनिस्ट का शासन है, यही असली चाइना है और इसे ही यूएनओ में जगह दी गई और ताइवान को एज अ नेशन स्वीकार करने से मना कर दिया गया। तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसके बाद धीमे धीमे और भी कंट्रीज सामने आएंगी जो इसे एक कंट्री मानने से मना कर देंगी और चाइना का सपोर्ट करने लगेंगी। तो आफ्टर द जापान डिफीट्स इन वर्ल्ड वॉर 2, ताइवान वाज रिटर्न टू चाइनीज कंट्रोल एंड 1949 बिकम अ होमलैंड ऑफ रिपब्लिक्स। और रिपब्लिक्स का होमलैंड बनने के बाद इसको बोला गया ROC। आप पढ़ते होंगे चाइना को ROC और इसका नाम फुल फॉर्म है आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये बेसिकली रिपब्लिक्स का होम है और ये कम्युनिस्ट का। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया
कि इसके बाद जो चाइना है, उस कम्युनिस्ट पार्टी, उनका मानना है कि जो ताइवान है ये एक रेबल रीजन है, विरोधी सरकार, हमारी विरोधी पक्ष वहाँ रहता है और इसको चाइना का पार्ट हमें बनाना है। 1971 में मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, इस ताइवान को कंट्री मानने से इनकार किया और पहली बार चाइना को एज अ कंट्री यूएनओ में जगह दी गई। और इसी के बाद यूएस ने भी 1979 में ऑफिशियली, हालांकि जो यूएनओ ने डिक्लेयर किया था ये पॉलिसी 1971 में, इसमें भी यूएस की अहम भूमिका थी, लेकिन ऑफिशियली 1979 में यूएस ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ चाइना ही मेन कंट्री है और ताइवान बेसिकली चाइना का एक पार्ट है या सेपरेट है। चाइना डिक्लेयर्ड वन चाइनीज पॉलिसी इन 1992। तो हालांकि चाइना ने पहले ही इसे रिबल रीजन घोषित कर दिया था, तो मतलब वो ताइवान को अपना ही पार्ट मानते थे, लेकिन 1992 में ऑफिशियली चाइना ने वन चाइना पॉलिसी डिक्लेयर की। और इसका सरल सा अर्थ ये था कि कोई भी कंट्री जो ताइवान को एक कंट्री मानेगा वो चाइना से कोई भी डीलिंग नहीं कर पाएगा, यानी चाइना उसे अपने साथ किसी भी मतलब भागीदारी का मौका नहीं देगा और उसे एक विरोधी राष्ट्र के रूप में मानेगा। तो ऐसे में वन चाइना पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और सभी कंट्रीज धीमे धीमे करके वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करती है। और एक प्रमुख बात यह है कि इंडिया और यूएस जैसी कंट्रीज भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करती हैं और चाइना को ही मेन चाइना मानती है, जबकि रिपब्लिक्स ऑफ चाइना या ताइवान को चाइना का दर्जा नहीं दिया जाता। तो ये पूरी जो पिक्चर आपने भी देखी वो सभी वो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस छोटे से आइलैंड का, कि उसके पास्ट में क्या सिचुएशन थी और प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। जो एक क्वेश्चन उभर के आपके दिमाग में आ सकता है वो ये है कि इस ताइवान रियली अ कंट्री, क्या ताइवान सच में एक देश है, क्या एक आइलैंड है, क्या ये चाइना है रियल या फिर ये चाइना का एक पार्ट है। तो ऐसे में क्वेश्चन का जवाब इस पर ज़्यादा निर्भर करेगा कि आप इसे पूछ किससे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे इंडिया या यूएसए से पूछते हैं तो इंडिया और यूएसए जैसा कि वन चाइना पॉलिसी को अपना चुके हैं, तो ऐसे में उनका जवाब डिप्लोमेटिक होगा, लेकिन वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होगा क्योंकि वो ताइवान को एक कंट्री मानने से फिलहाल सहमत नहीं है। लेकिन हाँ, वर्ल्ड में कुछ गिनी चुनी कंट्रीज अभी भी ऐसी बची हुई हैं जो वास्तव में ताइवान को एक नेशन का दर्जा देती हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत ही सीमित है और ये इनका कोई वैश्विक स्तर में कोई विशेष महत्व भी नहीं है। छोटे आइलैंड कंट्रीज है जो खुद ना खुद किसी राष्ट्र से लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, वो कंट्रीज ही ताइवान को समर्थन कर रही हैं। अभी अप्रैल 2022 के जो लेटेस्ट आपके पास आंकड़े हैं, इसके अनुसार लगभग 13 कंट्रीज ऐसी हैं अभी फिलहाल जो वास्तव में ताइवान को एक कंट्री का दर्जा दे रही हैं। इस मैप में जो भी आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये इन कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया है वन चाइना पॉलिसी को। आपको छोटे जो आइलैंड दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसा माना है कि ये ताइवान एक कंट्री है, मेन चाइना है। इन कंट्रीज का नाम बेलिज, ग्वाटेमाला, हैटी, होंडुरस, मार्शल आइलैंड, पलाऊ, पैराग्वे, सेंट किट्स एंड नेविस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंट्रीज के जिन्होंने माना है ताइवान को एक कंट्री। तो अगर आप ये क्वेश्चन इस ताइवान अ कंट्री इन कंट्री से पूछेंगे तो उनके अकॉर्डिंग आंसर होगा यस। लेकिन आप किसी ऐसी कंट्री से पूछेंगे जो वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर चुका है तो उसका जवाब डिप्लोमेटिक होगा और वो इसका यस में रिप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रखा है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट राउंड ऑफ टेंशंस की जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है ताइवान को लेकर, चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइज कनेक्ट की है ताइवान स्टेट में, ये क्या सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है विजिट से या किस और भी चीज़ें चल रही थी। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। बेसिकली ये जो स्टार्ट हुआ पूरा प्रोसेस ये 1 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुआ। 1 अक्टूबर चाइना सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे, जैसा हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन चाइना ने अपने कुछ मिलिट्री जेट्स, फाइटर जेट्स भेजे एयरफोर्स के ताइवान टेरिटरी में। और ताइवान टेरिटरी में भेजने के बाद ताइवान ने इसका विरोध किया, वर्ल्ड में भी इस पर आर्गूमेंट्स हुए और इसके बाद से ही ये विवाद थोड़ा सा ज़्यादा मुखर रूप में सामने आने लगा। ऑल्दो जो इसके पहले यूएस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इनकी जो पॉलिसी थी ताइवान को लेकर वो भी एंटी चाइना थी, वो ताइवान को ज़्यादा तरजीह दे रहे थे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 1979 में मैंने आपको बताया यूएस ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वो वन चाइना पॉलिसी को अपना रहे हैं और ताइवान को एज अ कंट्री मानने से उन्होंने इनकार किया। लेकिन अनऑफिशियली रूप से ताइवान को यूएस अभी भी मिलिट्री सप्लीमेंट्स की सप्लाई कर रहा है, उनको एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसे में चाइना और यूएस को लेकर
तब से ही वो टेंशन बनी हुई है। और ऐसे में जब आप ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई, इसका भी यूएस द्वारा विरोध किया गया। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एंटी चाइना पॉलिसी इस पूरे सिचुएशन को लेकर अपनाई, और बाइडेन जो है इन्होंने भी लगभग उसी पॉलिसी को पूरा एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, यूएस फिलहाल ताइवान का समर्थन करता रहेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद एक बोला जाता है कॉन्सेप्ट कि यूएस का अम्ब्रेला प्रोटेक्शन है कुछ कंट्रीज पर। इन कंट्रीज में साउथ कोरिया, इस कंट्रीज में जापान, फिलीपींस और आपकी ताइवान, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पर हैं, आपके यूएसए पर। यूएस के अम्ब्रेला के अंडर ही वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। और जिस समय इन कंट्रीज से यूएस अपना सपोर्ट ले लेता है, समय उसका प्रोटेक्शन नहीं करता है, तो इन कंट्रीज को काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का विवाद, आपको पता है चाइना और जापान का विवाद, आपको पता है चाइना और ताइवान का विवाद। तो इन सब में यूएसए अगेन जो पार्टी है, जो अदर पार्टी है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। इसके अलावा जो ये इंडिपेंडेंस डे पर जो भी इन्वेजन हुआ है, इन्वेजन काइंड ऑफ इन्वेजन की, जो एयरक्राफ्ट थे वो गए ताइवान की टेरिटरी में और वहां पर परेड करके आए, तो इसके बाद से टेंशन बढ़ी। उसी बीच आपको पता होगा रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को। 24 फेब को फर्स्ट ऑफिशियली रूप से, मतलब आप बोल सकते हैं कि रशिया ने आक्रमण किया यूक्रेन पर। अब रशिया के आक्रमण करते ही ऐसा प्रेडिक्शन किया गया कि अगला जो यूक्रेन बन सकता है वो कौन बन सकता है, ताइवान। क्योंकि सिचुएशन क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर इसी तरह से स्टार्ट होते हैं कि एक कंट्री दूसरे पे आक्रमण करती है और धीरे धीरे वो चीज़ें और बढ़ती जाती हैं। कोई किसी का सपोर्ट करता है, फिर वो अपने एनिमी पे आक्रमण कर देता है उसी उसी मौके को देखकर। ऐसा कि आपने पढ़ा भी होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में कि सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया और धीरे धीरे कुछ ही समय के अंदर पूरे वर्ल्ड में वॉर होने लगे। तो ठीक वैसा ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया कि यूक्रेन में जो अटैक किया गया और इसके बाद चाइना ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया इस अटैक को लेकर और रशिया को पूरी तरह सपोर्ट किया। तो ऐसा माना गया कि ये कुछ ऐसी ही वर्ल्ड वॉर वाइज सिचुएशन क्रिएट हो रही है और यूक्रेन के बाद अगला जो यूक्रेन बनेगा वो कौन सा होगा, ताइवान। और उसके पहले ये 1 अक्टूबर वाली टेंशन हो ही चुकी थी। तो ऐसे में माना गया कि ये कंडीशन और बढ़ सकती है और ये वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। और यही जो प्रेजेंट विजिट ऑफ पेलोसी है, ये इसी का एक पार्ट माना जा रहा है कि इस पेलोसी की विजिट ने एक बार फिर से जो थोड़ा बहुत थम गया था विवाद, इसको फिर से हवा दे दी है और एक बार फिर से ताइवान और चाइना को लेकर वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इसके बाद आइए हम देखते हैं यूएस ताइवान रिलेशंस, कि यूएस और ताइवान के बीच स्टार्टिंग से क्या क्या रिलेशंस रहे। मैंने आपको एक चीज़ अभी बताई थी, 1979 में ऑफिशियली यूएस ने ताइवान को एज अ कंट्री मानने से इनकार कर लिया और चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया। ऑल्दो उसके पहले भी कुछ कम्युनिक हुए इनके बीच में, कुछ कम्युनिक का मीन्स कुछ मीटिंग्स का कुछ समिट्स हुई और उसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट डाला गया। तो जो पहली हुई थी संघाई कम्युनिक, ये 1972 में हुई थी और इसमें अनऑफिशियली रूप से मान सकते हैं आपकी यूएस ने चाइना को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद एक और कम्युनिक होता है 1979 में, इसको बोला जाएगा द नॉर्मलाइजेशन कम्युनिक। और इसमें जो फॉर्मल रिलेशंस हैं चाइना के साथ वो यूएस स्वीकार कर लेगा, वो वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन मैंने आपको बताया अनऑफिशियल रूप से वो अभी भी ताइवान को कंटिन्यू टू सेल देयर डिफेंसिव इक्विपमेंट्स, उनको सेल करना कंटिन्यू रखेगा। और जब ये सिचुएशन बनी रहेगी तो ऑब्वियस है चाइना इस चीज़ के लिए काउंटर करेगा, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएगा। और 1982 में एक और ज्वाइंट कम्युनिक होता है और ये कम्युनिक मेन रूप से चाइना द्वारा किया गया था कि इसमें चाइना ने अपने आर्गूमेंट्स रखे थे कि आप ऐसे ताइवान को मिलिट्री सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ 3 आपको कम्युनिक ध्यान में रखने हैं जो यूएस और ताइवान के रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है वो मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी सिचुएशन को लेकर, चाइना ताइवान को लेकर, ताइवान का पॉजिटिवली सपोर्ट किया है और चाइना के अगेंस्ट ही पॉलिसी को अपनाया है। और सिमिलरली जो उसके बाद जो सक्सेसर हैं उनके, जो बाइडेन, उन्होंने भी उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा 2022 में अभी आप देख रहे हो पेलोसी की विजिट, इससे पहले 2020 में एक और डेलीगेशन ताइवान पहुंचा था यूएस का, और वो तब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन था। पेलोसी का डेलीगेशन 25 साल का सबसे बड़ा डेलीगेशन है और 2020 का डेलीगेशन उस समय का सबसे बड़ा डेलीगेशन था जो ताइवान पहुंचा। तो इस डेलीगेशन की विजिट से भी वो टेंशन बढ़ गई थी
और 2022 की टेंशन तो आप देख ही रहे हो। तो ये पूरी सिचुएशन रही है, पिछली हिस्ट्री रही है यूएसए और ताइवान की। अब जो इस पूरे घटनाक्रम को लेके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है, वो है इंडिया ताइवान रिलेशन की। बेसिकली इंडिया और ताइवान की क्या पॉलिसी रही? क्या इंडिया ताइवान को एज अ कंट्री मानता है? क्या इंडिया इस पूरी सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रखे हुए ताइवान के प्रति, या फिर न्यूट्रल है या फिर निगेटिव है? तो ये चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली इंडिया डजंट हैव एनी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान येट, एज इट फॉलोज वन चाइना पॉलिसी। तो इंडिया ने भी वन चाइना पॉलिसी को अपना लिया है और इसके चलते उसके कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं इसके साथ, ताइवान के साथ। लेकिन ये तब की बात थी, 80s 90s की बात थी। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है। चाइना के एज अ वर्ल्ड पावर उभरने के बाद, हालांकि वो भी ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बट क्या वो एक वर्ल्ड पावर बन रहा है और इंडिया और चाइना के टेंशन लगातार बॉर्डर पर डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते जो अप्रोच इंडिया की है इस पूरी सिचुएशन को लेकर चाइना और ताइवान वाली, वो थोड़ी सी चेंज हुई है और इंडिया इस सिचुएशन का यूज कर रहा है टू काउंटर चाइना इन देयर बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो इसके चलते कुछ चेंजेस आए। 1995 में सबसे बड़ा स्टेप उठाया गया इंडिया द्वारा कि इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक फंक्शंस के लिए ताइपे में एक सेंटर खोला और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को चालू किया। सिमिलरली ताइपे या फिर जो ताइवान है, उसने एक टेक नाम का न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूट खोला, या इंस्टीट्यूट नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन खोला जो बेसिकली डिप्लोमेटिक टाइज के लिए है, और उसे नाम दिया गया ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। तो दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट हुए किसी तरह से, और ये इसका रीजन साफ था, इंडिया चाइना को काउंटर करना चाहता था इन देयर बॉर्डर डिस्प्यूट्स। जैसा कि 1962 में इंडिया ने देख भी लिया था कि चाइना से वॉर होने के बाद। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको जानने आवश्यक हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया और ताइवान रिलेशंस, 2010 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर, चाइनीज का एक पूरा प्रीमियर आता है इंडिया में, विजिट करता है, चाइनीज प्रीमियर पूरा डेलीगेशन आता है, दोनों बात होती है। लेकिन क्या होता है जब कोई समिट होती है, दो डेलीगेशन आकर मिलते हैं आपस में, इंडिया और चाइना या किसी भी दो कंट्रीज के, तो आफ्टर द समिट वो एक जॉइंट कम्युनिके डिक्लेयर करते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं, जिसमें वो एक दूसरे का समर्थन करते हैं। लेकिन 2010 की विजिट में जो जॉइंट कम्युनिके डिलीवर किया गया इंडिया द्वारा, उसमें इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को मेंशन नहीं किया। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इंडिया का आफ्टर 1995। अब ये चीज़ें थोड़ी सी और बढ़ेंगी इन 20s। 2014 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्ट होंगे, तो ये अपनी ओथ सेरेमनी के दौरान बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे किसको? ताइवान के एम्बेसडर को, अलोंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल ताइवान तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अपनी ओथ सेरेमनी में ताइवान के एम्बेसडर को बुलाएंगे, अपनी ओथ सेरेमनी में तिब्बत के प्रेसिडेंट को बुलाएंगे। इसका मतलब है कि वो एंटी चाइना पॉलिसी या किस तरह से चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। 2017 में फिर से एक डेलीगेशन विजिट होगी इंडिया और ताइवान के बीच। 2020 में आपको पता है गलवान घाटी का विवाद, गलवान क्लैश। इसके ठीक बाद इंडिया एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में को के कुछ एक डेलीगेशन को भेजेगा ताइपे, और वहां पर जाके दोनों के बीच कुछ डिप्लोमेटिक बातें होंगी। इसके चलते चाइना फिर से थोड़ा सा एग्रेसिव होगा। और 2022 में 2 एमपीज, यानी कि जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं फिलहाल, उनका जब री इलेक्शन हुआ, वो 2015 में भी थी और 20 में भी बनी, वो उनके जो ओथ सेरेमनी थी उसमें 2 भारत के एमपी थे जिन्होंने उस सेरेमनी को अटेंड किया। तो ये सब कुछ डिप्लोमेटिक चीज़ें हुई टू काउंटर चाइना, और इंडिया ने कहीं ना कहीं पॉजिटिवली रिएक्ट किया इन टर्म फेवर ऑफ ताइवान। इसके अलावा इन दोनों ही कंट्रीज आपस में अगर डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, इसके अलावा भी इकोनॉमिक रूप से, कल्चरल रूप से ये दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा एक दूसरे जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा निर्भर हैं एक दूसरे पर, और इनमें कई बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के क्षेत्र में आपको पता है ताइवान एक अग्रणी राष्ट्र है और भारत उससे कई आईटी के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है। इसके अलावा एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर इंडिया और ताइवान का रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत है और दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर हैं। तो ये पूरी जो पिक्चर आपने देखी, ये है इंडिया ताइवान रिलेशंस की। अब लास्ट में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है इसमें इंडिया क्या कर सकता है, क्या क्या स्टेप्स उठा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स के चलते इंडिया का जो अप्रोच है धीमे धीमे सही, लेकिन ताइवान के तरफ बढ़ रहा है,
और पॉजिटिवली इंडिया रिएक्ट कर रहा है ताइवान के लिए। तो इम्प्लीकेशंस ऑफ द राइजिंग टेंशंस फॉर इंडिया शुड रिव्यू इट्स वन चाइना पॉलिसी। जैसा मैंने आपको बताया, वन चाइना पॉलिसी क्या है, चाइना ने डिक्लेयर की थी कि अगर कोई और कंट्री ताइवान के साथ कोई रिलेशन रखती है, डिप्लोमेटिक टाइज रखती है, तो चाइना उससे अपने टाइज समाप्त कर देगा। तो इंडिया को रिव्यू करना चाहिए वन चाइना पॉलिसी को। ऐसा इंडिया कर भी रहा है। मैंने आपको बताया 2010 के डेलीगेशन विजिट पर इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया ऑफिशियली, उसके बाद कभी भी नहीं बोला जॉइंट कैबिनेट में कि इंडिया एक्सेप्ट्स वन चाइना पॉलिसी। तो इसको रिव्यू कर सकते हैं। हम तिब्बत कार्ड की तरह इसको यूज कर सकते हैं। हमने कई बार तिब्बत, जैसे दलाई लामा को संरक्षण इंडिया ने दिया था, ठीक उसी तरह से हम यूज कर सकते हैं इस ताइवान की सिचुएशन को टू काउंटर चाइना बेटर। हम जो बॉर्डर डिस्प्यूट लगातार बढ़ रहे हैं, इंडिया चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ा है, लद्दाख में, तो इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए हम तिब्बत कार्ड की तरह ही कैसे यूज करते हैं, ताइवान कार्ड को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉलिसी है जो ताइवान गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और उसका नाम है न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी। तो ये बेसिकली जो पॉलिसी है ये ताइवान के प्रेसिडेंट द्वारा है और इसका मेन जो एम है वो ये है कि ताइवान अपने साउथ के नेशंस, बेसिकली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी कंट्रीज के साथ मजबूत करेगा। तो इंडिया इसमें पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है और इसके थ्रू वो चाइना को फिर से काउंटर कर सकता है। इसके अलावा कुछ समूह है जैसे क्वाड आपको पता होगा, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक मल्टीलेटरल ग्रुप है जो बेसिकली साउथ चाइना सी में चाइना की बढ़ती हुई डोमिनेशन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है और इसका यूज भी इंडिया करके इस पूरी सिचुएशन को संभाल सकता है और अपने फेवर में कर सकता है। ये कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं इंडिया के लिए जो इंडिया अपना सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।